स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मेरे साथ ही लिखो तो अपना टाइम बचेगा। लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी गाइस ये लॉज को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको एक पॉइंट बताना पड़ेगा कि पॉइंट ये है कि ये आपका सरफेस है, इसके ऊपर मैंने कोई तो एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। Am I right? Yes, sir. जैसे यहां पे मैंने कुछ रख दिया ऑब्जेक्ट, तो यहां से गाइस मैं क्या लगाऊंगा? अप्लाइड फोर्स लगाऊंगा। गाइस प्रॉपर तरीके से देखो और समझो, मैं यहां से क्या लगाऊंगा? अप्लाइड फोर्स लगाऊंगा। और इसी के अपोजिट डायरेक्शन से कौन सा फोर्स लगेगा गाइस? स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज स्मॉल एस। ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। Am I right? लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे फोर्सेस ये ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं। मैंने आपको अप्लाइड फोर्स के बारे में ही बताया, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बताया, और दो फोर्सेस भी आते हैं। और दो फोर्सेस क्या है गाइस? पहले तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट का अपना सेल्फ वेट mg, इसको क्या बोला जाएगा? सेल्फ वेट। Am I right? Yes, sir. तो ये ऑब्जेक्ट का सेल्फ वेट जो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, अपने भी बॉडी का सेल्फ वेट कैसे है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg, मास इनटू ग्रेविटी। और एक फोर्स जो है ये इसके ऊपर लगेगा, इस तरह से सरफेस से ऊपर, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। कौन सा है? नॉर्मल रिएक्शन गाइस, नॉर्मल रिएक्शन। तो एक बॉडी पे जब भी बॉडी रेस्ट पे रहेगी तो दो फोर्सेस डेफिनेटली लगेगी। एक फोर्स है mg नीचे की तरफ, करेक्ट है, और दूसरा फोर्स है नॉर्मल ऊपर की तरफ। तो ये नॉर्मल और ये सेल्फ वेट mg, समझ में आ रहा है? अभी आप बोलोगे सर नॉर्मल रिएक्शन काम क्या करता है? नॉर्मल रिएक्शन ये ऐसा एक फोर्स है जो कांटेक्ट ऑफ अ सरफेस को डिसाइड करता है। कांटेक्ट ऑफ अ सरफेस मतलब देखो, जितना नॉर्मल रिएक्शन उतना मेरी बॉडी सरफेस के साथ कांटेक्ट बनाएगी, मतलब चिपक के रहेगी। नॉर्मल रिएक्शन, जितना मेरा नॉर्मल रिएक्शन टू द सरफेस, उतनी मेरी बॉडी सरफेस के ऊपर चिपकी रहेगी। समझ में आ रही है? मतलब आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, सरफेस जो रहता है, सरफेस अप्लाई नॉर्मल रिएक्शन। सरफेस क्या करता है? अप्लाई द नॉर्मल रिएक्शन, and the contact of a surface depend upon normal reaction n। मतलब ये जो कांटेक्ट है ना, ये कांटेक्ट जो है, यहां पे जो कांटेक्ट हो रहा है इन सरफेस का, ये किसके ऊपर डिपेंड है? नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड है गाइस। एंड बिकॉज ऑफ कांटेक्ट, ये कांटेक्ट के वजह से आपका स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पे है, और ये कांटेक्ट की वजह से क्या हो रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन हो रहा है गाइस। करेक्ट है? देखो फिर से एक बार, कांटेक्ट किसके ऊपर डिपेंड है? नॉर्मल रिएक्शन पे, और ये कांटेक्ट के वजह से ही क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है ना, बरोबर है ना? अरे एक दूसरे पे जब भी कांटेक्ट होगा, सरफेस का कांटेक्ट होगा, तो ये क्या बनेगा? फ्रिक्शनल फोर्स बनेगा। और ये जो कांटेक्ट है, दो सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट हो रहा है,
ये कांटेक्ट किसके ऊपर डिपेंड है? नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड है। तो जितना नॉर्मल रिएक्शन उतना ही सरफेस का कांटेक्ट ज्यादा है, ज्यादा चिपक के बैठेगा वो, और जब भी चिपकेगा ज्यादा तो ही स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ना। समझ में आ रहा है? तो ये एक दूसरे को लिंक है। कांटेक्ट डिपेंड अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन एंड ड्यू टू द कांटेक्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इज हियर। बरोबर है? क्योंकि कांटेक्ट के बिना स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? सो ये चीज इसके अंदर है। और एक चीज, तो इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूं कि नॉर्मल रिएक्शन जो है विल डिसाइड स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, सो अभी मैंने अभी तक लॉज के बारे में नहीं बताया। 3 प्रकार के लॉज है स्टैटिक फ्रिक्शन के। पहला लॉ, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन के साथ। अभी जस्ट मैंने बताया, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ही क्या डिसाइड करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन को डिसाइड करता है। जितना नॉर्मल रिएक्शन उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन। नॉर्मल बढ़ेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा, कांटेक्ट सरफेस का ज्यादा। बरोबर है? और जितना नॉर्मल रिएक्शन उतना ही कांटेक्ट है सरफेस के बीच में, और जितना कांटेक्ट ज्यादा उतना फ्रिक्शन भी ज्यादा ही होगा कि नहीं होगा? देखो ना, मैं कितना चिपक के आ रहा है, मैं इसको हिला रहा हूं, ये हिल नहीं रहा है। क्यों नहीं हिल रहा है? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है। तो कांटेक्ट जितना ज्यादा, जितना नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा, उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन भी ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो इसके वजह से हमारा पहला जो लॉ है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। और कभी कभी ये स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग लिमिटिंग फोर्स भी कहते हैं, एफएल। ये एफएल का मतलब होता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, that is a directly proportional to the normal, and the FL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन में हटा दूं तो यहां पे एक म्यू एस, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा। ये म्यू एस को ही बोला जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू क्या आएगा? नॉर्मल रिएक्शन। और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, इट इज डिपेंड अपॉन मटेरियल। गाइस, जैसा मटेरियल वैसा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज होगा। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग स्टैटिक फ्रिक्शन आता है कि नहीं? मतलब ग्लास रहेगा तो ग्लास का स्टैटिक फ्रिक्शन अलग है, उड़न रहेगा तो उड़न का स्टैटिक फ्रिक्शन अलग है, कॉटन कपड़ा रहेगा तो उसका स्टैटिक फ्रिक्शन अलग है। तो मटेरियल पे ये स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड होता है। समझ में आ रहा है? सो इन शॉर्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इज इक्वल टू, ये नॉर्मल रिएक्शन को इस तरफ लेके आओ, फॉर्मूला क्या बनेगा? एफएल अपॉन एन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। ये फर्स्ट लॉ है। नाउ द सेकेंड लॉ, इसी यहां पे बाजू में लेता हूं। सेकेंड लॉ है एरिया इंडिपेंडेंट। क्या है? एरिया इंडिपेंडेंट। एरिया इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? देखो, अभी एरिया इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि लिमिटिंग फोर्स जो रहता है ना, लिमिटिंग फोर्स is independent of apparent area of surface। अब ये कुछ भी नहीं समझ में आया रहेगा। देखो, मैंने आपको ये कहा कि ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट लगा दिया 10 kg का।
बरोबर है। और यहां से मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया। यहां पे आप देखोगे तो यहां पे एरिया क्या है गाइस, कम एरिया है। एरिया क्या है, कम है। एरिया कम के बाद और मैंने ये एरिया को बढ़ा दिया। ये बॉक्स ऐसा लंबा मैंने रख दिया, लेकिन इसका वेट उतना ही है, 10 kg है। सिर्फ एरिया बड़ा है, यहां पे एरिया ज्यादा है, यहां पे एरिया कम है, 10 किलो का ही बॉक्स है। यहां पे एरिया ज्यादा है, बॉक्स 10 किलो का ही है, वेट उतना ही है, सिर्फ एरिया कम, एरिया ज्यादा। छोटा बॉक्स बड़ा बॉक्स, वेट उतना ही है। फिर भी एरिया आपने कम ज्यादा किया तो भी आपका लिमिटिंग फोर्स ये चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा, क्योंकि अपना वेट तो उतना ही है ना, वेट उतना ही है। आप एरिया कम करो या एरिया बढ़ा दो, उस पे आपका लिमिटिंग फोर्स या स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड नहीं समझा, समझते हैं क्या बोलते हैं मीते। सो ये चीज इसके अंदर होती है। तो दोनों के लिए, दोनों एरिया के लिए, एरिया कम हो या एरिया ज्यादा हो, दोनों एरिया के लिए लिमिटिंग फोर्स चेंज नहीं होता है। दोनों एरिया के लिए लिमिटिंग फोर्स ये क्या रहता है, सेम रहता है। भले एरिया कम हो, एरिया ज्यादा हो, फिर भी आपका स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन चेंज नहीं होता है। दिस इज द सेकेंड लॉ, एरिया इंडिपेंडेंट। और एरिया इंडिपेंडेंट के बाद और एक लॉ है, डिपेंड अपॉन दी मटेरियल एंड नेचर। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा, अब तब तक के लिए ये इतना लिख के लो। अभी गाइस ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉज है, पहला लॉ मैंने आपको ये बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा लॉ मैंने ये बताया कि एरिया इंडिपेंडेंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन ये डिपेंड नहीं है एरिया पे, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है ऑफ द एपरेंट एरिया ऑफ द सरफेस। नाउ तीसरा लॉ जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का, दैट इज इट डिपेंड अपॉन मटेरियल या नेचर। इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल एंड नेचर। कौन डिपेंड, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये मटेरियल पे डिपेंड है। मटेरियल चेंज वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी चेंज। कैसे, ये सरफेस है, इसके ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया जो उड़न का है, एक सरफेस लिया, उसके ऊपर मैंने और ऑब्जेक्ट लिया जो ग्लास है। अभी देखो दोनों का जो कांटेक्ट है वो चेंज है ना, लकड़े का कांटेक्ट अलग रहेगा और ग्लास का कांटेक्ट अलग रहेगा, मटेरियल चेंज है। तो दोनों तरफ आप देखोगे तो कांटेक्ट इन सरफेस, कांटेक्ट इन सरफेस, ये क्या है, चेंज है। एक तरफ वुडन का सरफेस है, एक तरफ ग्लास का सरफेस है। सो देयरफॉर आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ये मटेरियल पे डिपेंड है। बरोबर है कि नहीं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कॉटन का कपड़ा अलग है, नायलॉन का कपड़ा अलग है, करेक्ट है। ये मटेरियल अलग है, ये देखो ये प्लेन मटेरियल है कि नहीं? जैसे ही वुडन का सरफेस आप देखोगे तो वुडन या वॉल है, वॉल का सरफेस अलग है, वॉल का कांटेक्ट अलग रहेगा। देखो मेरा हाथ है, मेरा हाथ वॉल पे, इसका कांटेक्ट अलग रहेगा, ये मैं हिला नहीं सकता, करेक्ट है। लेकिन यही मेरा हाथ मैं ये सरफेस पे ऊपर रख दिया तो ये मटेरियल अलग है, इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड कर सकता हूं, करेक्ट है। और भी मटेरियल चेंज होगा तो मैं और आराम से स्लाइड कर सकता हूं। तो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, मेरे पाम का जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये किसके ऊपर डिपेंड है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड है। जैसे जैसे मटेरियल चेंज
वैसे वैसे कॉन्टैक्ट चेंज, कॉन्टैक्ट इन अ सरफेस चेंज, और सरफेस का कॉन्टैक्ट चेंज वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन ऑल्सो चेंज। सो ऐसे 3 लॉज आते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के। तो इस तरह का हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन ये यहां पे खत्म हो गया। अभी स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद और एक फ्रिक्शन आता है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। बहुत इजी है, देखो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होगा, अभी आपका मोशन हो रहा है ना, वो मूव कर रहा है, मतलब अभी रेस्ट पे नहीं है आपका ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे नहीं है। अभी आपका ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। काइनेटिक का मतलब भी मूवमेंट ना, काइनेटिक एनर्जी सबको पता है ना। तो अभी आपका ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, मूवमेंट हो रही है उसकी, तो उसी को काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में पहला पॉइंट जो है एफ के, इसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। एफ के जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नॉर्मल रिएक्शन है, वैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नॉर्मल रिएक्शन। करेक्ट। देन नॉर्मल रिएक्शन की साइन हटा दो तो इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू, जहां पे म्यू एस है यहां पे आएगा म्यू के। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ नॉट स्टैटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन। जहां पे के लिख रहे हो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा इनटू एन। सो म्यू के इज इक्वल टू एफ के अपॉन एन। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके बाद सेकेंड लॉ काइनेटिक फ्रिक्शन का ये है कि वैसे जो फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट एरिया है ना, यहां पे भी इंडिपेंडेंट ऑफ क्या रहेगा, एरिया रहेगा। तीसरा लॉ, इट डिपेंड अपॉन मटेरियल एंड नेचर। ये 3 लॉ सेम है, स्टैटिक फ्रिक्शन जैसा ही है, लेकिन अभी इसके अंदर और एक चौथा लॉ ऐड होगा। चौथा लॉ ये है कि अभी ऑब्जेक्ट मूव करेगा ना गाइस, ऑब्जेक्ट मूव करेगा मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी भी इसकी चेंज हुई तो भी स्टैटिक या सॉरी काइनेटिक, ये क्या इंडिपेंडेंट ना, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हुई फिर भी काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज नहीं होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के 3 लॉ है और काइनेटिक फ्रिक्शन के 4 लॉ है, क्योंकि काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, बरोबर है। मूवमेंट जहां पे आएगा वहां पे वेलोसिटी आएगी, तो जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी ना, वैसे वैसे काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। Am I right? Yes, sir. So guys, static friction और kinetic friction, जैसे अभी मैंने आपको रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में बताया कि रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब the friction between the two bodies in a contact when the body is a rolling over the other, that is called rolling. अभी स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में डिफरेंस क्या बताया मैंने आपको कि स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन, ये दोनों में कांटेक्ट इन सरफेस क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन जब भी आप रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में देखते हो तो रोलिंग फ्रिक्शन में देखो ये ए पॉइंट है, नीचे कांटेक्ट इन सरफेस बी है। अभी ये रोल होगा तो कांटेक्ट चेंज होगा, बी ऊपर आया और ए नीचे आया, तो हियर कांटेक्ट इन सरफेस कंटिन्यूअसली चेंज। तो ये अंतर है काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन वर्सेस रोलिंग फ्रिक्शन। और दूसरी चीज मैंने आपको ये चीज बताई कि सबसे मैक्सिमम फ्रिक्शन किसका रहेगा गाइस, स्टैटिक फ्रिक्शन का रहेगा, और सबसे मिनिमम फ्रिक्शन किसका रहेगा, रोलिंग फ्रिक्शन का रहेगा। ये ट्रेंड याद रखना है आपको। फ्रिक्शन के 3 फ्रिक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम, मोर देन ग्रेटर,
than kinetic friction, and kinetic friction greater than rolling friction. समझ में आ रहा है? So this is the trend between the friction, static friction, kinetic friction, rolling friction.